जय गुरुदेव। कभी सुना है उस रात के बारे में जब आज़ादी की हवा थम सी गई थी। सत्ता के गलियारों में मची उथल पुथल ने लोकतंत्र को चुनौती दी थी। ये कहानी है उस काले दौर की जब भारत में इमरजेंसी लगी थी। तो आज 25 जून है। 25 जून का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है। 25 जून सन 1975, आज से 50 साल पहले, आज की रात वो रात थी जब इमरजेंसी लगी थी। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। ये जो इमरजेंसी लगी थी, ये देन थी एक मुकदमे की, एक लोकसभा की सीट की। ये इमरजेंसी लगी क्योंकि एक प्रधानमंत्री जिसे अपनी कुर्सी खाली करनी थी और वो उस कुर्सी को खाली नहीं करना चाहती थी, इस वजह से ये इमरजेंसी लगी थी। तो इस इमरजेंसी की जड़ में असल में एक मुकदमा था और इस मुकदमे ने ही इस इमरजेंसी की नींव रखी, बुनियाद रखी। सन 1971 में मार्च में भारत में जनरल इलेक्शन हुए थे और उससे पहले भारत में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं थी। तब इंदिरा गांधी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया था। उस समय कांग्रेस का एक नारा खूब चला था और वो नारा क्या था? नारा था कि गरीबी हटाओ। तो आम लोग इस नारे के कारण कांग्रेस से खूब जुड़े थे। तो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी वो 1971 के लोकसभा के चुनावों में 2/3 सीट ले गई। कुल मिलाकर 518 सीटें थी, जिसमें से 352 सीटें कांग्रेस ने जीती। इतनी बड़ी जीत हुई तो सीधी सी बात थी कि सारा क्रेडिट इस जीत का इंदिरा गांधी को ही मिल रहा था। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो जो 352 सीटें जीती थी उनमें से एक सीट इंदिरा गांधी की भी थी। तो इंदिरा गांधी ने उस वक्त अपने लिए जो सीट चुनी थी वो सीट थी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट, जो उसके बाद से ही गांधी परिवार की सीट के नाम से ही जानी जाती है। रायबरेली से सन 1971 में इंदिरा ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में वो जीत गई। तो इस चुनाव में इंदिरा गांधी के सामने जो अपोजिट कैंडिडेट थे, यानी कि सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, वो थे जॉइंट सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट जिनका नाम था राजनारायण। राजनारायण वाराणसी के रहने वाले थे और राजनारायण इंदिरा गांधी की बहुत सी नीतियों को पसंद नहीं करते थे। तो वो हमेशा रायबरेली जाकर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और हमेशा चुनाव हार जाते थे। तो 1971 में भी राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो हार गए। पूरी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। तो इसी दौरान राजनारायण इस चुनाव में धांधली के इल्जाम को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये अपील की, इस चुनाव में जो गांधी की जीत हुई है उसमें उन्होंने अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। उन्होंने ये अपील की और चुनाव में तय सीमा से ज्यादा खर्च किया है, इसलिए उनके इस चुनाव को अयोग्य घोषित किया जाए। राजनारायण ने अपने आरोप में यह भी बताया, यह भी कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का यूज किया है, जो कि भारतीय संसाधनों का दुरुपयोग करना था। इसके अलावा उन्होंने अपने चुनाव एजेंट के रूप में यशपाल कपूर को इस्तेमाल किया, जो कि उस समय एक सरकारी अधिकारी थे। तो ये नियमों का उल्लंघन था। तो 1971 में मार्च में आम चुनाव हुए थे और इसके करीब 4 साल बाद सन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया और फैसले में ये माना कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी तंत्र का मिसयूज किया है और चुनाव में धांधली की है, चुनाव गलत तरीके से लड़ा है और चुनाव में खर्च ज्यादा किया है। और इसलिए इस चुनाव में जो इंदिरा गांधी रायबरेली से एमपी बनी थी
उसकी लोकसभा की सदस्यता को खारिज किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया, लेकिन इस फैसले के साथ एक राहत भी दी, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री भी थी। तो उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने ये फैसला सुनाया था। उनके बारे में मशहूर था कि वो बड़े ही सख्त मिजाज और बिना किसी से डरे अपना फैसला सुनाते हैं। उनका नाम था जस्टिस जगमोहन लाल सिंह, जिन्होंने 1975 में ये फैसला सुनाया था राजनारायण की याचिका पर। और जो इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती हुई थी, उसे उन्होंने खारिज कर दिया और कांग्रेस को 3 हफ्ते का समय दिया कि 3 हफ्ते में आप अपना इंतजाम कर लें, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। इसकी वजह यह थी कि अपने फैसले में एक तो उन्होंने उनकी लोकसभा की उम्मीदवारी खारिज कर दी, तो वो लोकसभा की सदस्य नहीं रही। दूसरे ये कि इंदिरा गांधी 6 साल तक चुनाव उसके लड़ने पर भी रोक लगा दी कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती 6 साल तक। तो जब रोक लगा दी तो वो राज्यसभा का भी चुनाव नहीं लड़ सकती थी। और हमारे भारत का जो सिस्टम है उसमें यह है कि मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए कैंडिडेट को लोकसभा या राज्यसभा इनमें से एक का सदस्य बनना जरूरी है, अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट के इस फैसले से सीधा साधा ये तय हो गया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती, क्योंकि चुनाव लड़ने पर भी 6 साल की रोक है। तो ये फैसला जब आया तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया। इंदिरा गांधी भी परेशान हो गई और 3 हफ्ते का समय सिर्फ मिला था। तो जब यह फैसला आया तो विपक्ष भी सारा एक हो गया और पूरा विपक्ष इस फैसले को लेकर इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करने लगा। तो इंदिरा पर प्रेशर बढ़ने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दिया था, तो ये 3 हफ्ते का समय ही एकमात्र हथियार था। तो 12 जून सन 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था। तो इंदिरा गांधी को पीएम की कुर्सी से इस्तीफा देना था। तो इसके 11 दिन बाद, यानी कि 23 जून सन 1975 को इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला गलत है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाए और लोकसभा की उनकी सदस्यता को बरकरार रखा जाए। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे वी.आर. कृष्णा अय्यर। उन्होंने 24 जून को इस पर सुनवाई करके अपना फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ में यह कहा कि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला नहीं दे देता, लेकिन शर्त यह है कि आप लोकसभा की किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि लोकसभा की आपकी सदस्यता पर रोक लगा दी गई है, उसमें गड़बड़ी पाई गई है और बतौर एमपी आप न सैलरी लेंगी न भत्ता लेंगी। हाँ, आखिरी फैसले तक आप पीएम बनी रह सकती हैं। तो इसे कंडीशनल स्टे कहा गया, जिसका अर्थ था कि अदालत ने एक अस्थायी राहत तो दी, लेकिन साथ ही कुछ पाबंदियां भी लगा दी। किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री को जब वो बनता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। तो 24 जून 1975 को कोर्ट का ये फैसला आता है और आखिरी फैसला कब आएगा ये पता नहीं। तो इंदिरा गांधी एक तरह से 6 महीने तक ही पीएम बनी रह सकती थी। तो जो फैसला आया वो एक तरह से इंदिरा गांधी के पक्ष में नहीं था। तो अब इसको लेकर खूब माथापच्ची शुरू हुई कि क्या किया जाए। तो जब ये सारी चीज हो रही थी उस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बहुत तेजी पर था। विद्यार्थी भी उनके साथ उनके आंदोलन में उनसे जुड़ गए थे। विपक्षी भी जितनी भी पार्टियां थी वो सब एक हो गई और इंदिरा कुर्सी छोड़ो, इंदिरा त्याग पत्र दो, इन नारों से चारों तरफ खूब माहौल गूंजने लगा। तो जयप्रकाश नारायण का यह आंदोलन, जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया, ये बिहार से शुरू हुआ था और देशव्यापी बन गया।
तो 25 जून सन 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 24 जून को, तो आग और भड़की, विपक्ष में और ज्यादा आक्रोश फैल गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उतनी राहत नहीं मिली। तो 25 जून सन 1975 को रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की एक बहुत बड़ी रैली थी। उस रैली में काफी लोग आए थे। तो उस रैली में जयप्रकाश नारायण ने लोगों से तो कहा ही कहा कि सरकार को उखाड़ फेंको। उन्होंने सेना और पुलिस इनसे भी कहा कि वो सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाएं और सरकार के किसी फैसले को न माने, क्योंकि नैतिकता के आधार पर इंदिरा गांधी पीएम रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने उनकी सदस्यता ही खारिज कर दी है और वो गलत तरीके से चुनाव जीती है। तो उन्होंने बकायदा आर्मी, पुलिस, इन सब से भी कहा कि आप सब लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, असहयोग करें सरकार से। तो ये बयान, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों से सरकार के आदेशों का पालन न करने की अपील की, उसे सरकार द्वारा देशद्रोह और विद्रोह करने के लिए उकसाने के रूप में देखा गया। तो जब ये सारी चीज आई तो कांग्रेसी खेमे में हड़कंप मच गया। इंदिरा भी काफी परेशान हो गई कि क्या करे। तब उस वक्त कहते हैं कि 25 जून की शाम को ही इंदिरा ने एक फैसला लिया। फैसला यह था कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को रोका जाए, उनकी कुर्सी भी न जाए और वो पीएम भी बनी रहे। तो बताते हैं कि उनके सेक्रेटरी आर.के. धवन ने इंदिरा को ये सुझाव दिया कि आप एक काम कीजिए, आप इमरजेंसी लगा दीजिए। संजय गांधी इस बात के पूरे सपोर्ट में था कि गांधी को कुर्सी नहीं छोड़नी और पीएम वो बनी रहेंगी। रही बात विपक्ष की आवाज, तो उसे दबाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इमरजेंसी लगाना। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो 25 जून की शाम को इंदिरा गांधी ने एक फैसला लिया और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को फोन किया। फोन पर वो जयप्रकाश नारायण की उस रैली का हवाला देती है और बताती है कि जयप्रकाश नारायण और विपक्ष के नेता सेना और पुलिस को भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जाए और उसका पूरा ड्राफ्ट 2 घंटे के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो फिर उनकी मीटिंग होती है, संजय गांधी उसके साथ होते हैं। तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट के ज्यादातर लोगों को भी जानकारी नहीं थी कि वो क्या करने जा रही है। ड्राफ्ट तैयार हो जाता है और उसके बाद अब कमरे में कमान संभालते हैं संजय गांधी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के उस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, जो संवैधानिक रूप से एक विवादास्पद कदम था। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। तो ये 25 जून की रात की कहानी है। रात 11 बजे के आसपास जबरन गिरफ्तारी का अभियान शुरू हो गया। अब सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय मार्ग आईपीओ पर, जहां पर जयप्रकाश नारायण उस समय ठहरे हुए थे अपनी रैली के साथ, बड़े ही साइलेंट तरीके से जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया जाता है। और फिर इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, जबकि चंद्रशेखर उस समय कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनको भी नहीं छोड़ा जाता। धीरे धीरे करके जितने बड़े नाम थे उन सबको एक एक करके रातों रात गिरफ्तार किया जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण शौरी, मधु लिमय, राम मनोहर लोहिया, उनके अनुयायी, लालू प्रसाद यादव और कई अन्य विपक्षी नेता, छात्र संगठन प्रमुख, ये सब लोग रातों रात गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के पास फोन आता है और उनको कहा जाता है कि आप तिहाड़ जेल में कैदियों को रखने का इंतजाम कीजिए। फटाफट आनन फानन में तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए इंतजाम किया जाता है। तो तिहाड़ जेल के जेलर को निर्देश मिला कि वो तुरंत बड़ी संख्या में कैदियों को रखने की व्यवस्था करे।
तो जल्द ही पूरे देश में करीब 11 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें विपक्षी नेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र संगठन ये सब शामिल थे। तिहाड़ में तो व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन बाद में देश भर की जेलें भर दी गई। तो वास्तव में 11,0806 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और तिहाड़ सहित कई जेलों में उनके रखने की व्यवस्था की गई थी। खैर, इसके बाद संजय गांधी प्रधानमंत्री आवास पर लगातार फोन पर लगे रहते हैं और देश के अलग अलग राज्यों के सीएम और चीफ सेक्रेटरी उनके पास फोन जाता है। उन सबको कहा जाता है कि आपके राज्य में जो भी बड़े बड़े नेता, लीडर या अन्य कोई भी, या जो पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इंदिरा गांधी को लेकर, उन सब की एक लिस्ट बनाई जाए और उन सबको फौरन अरेस्ट किया जाए। यह फरमान रात को ही जारी होता है। मीसा कानून का दुरुपयोग करके हजारों राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया जाता है। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत कितने ही लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस दौरान रातों रात बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। सब बड़े बड़े अखबारों के ऑफिस वहीं पर हैं और प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया। प्रेस सेंसरशिप का मतलब यह था कि हर अखबार को पहले सेंसर बोर्ड से अनुमति लेनी होती थी, तब जाकर कोई खबर छप सकती थी। तो अखबारों के अगले दिन के संस्करण भी बंद करवा दिए गए ताकि कोई अखबार में नेताओं की गिरफ्तारी के बारे में खबर छप न सके, लोगों तक पहुंच न सके। रेडियो और टेलीविजन पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में ले लिए गए। विरोध में छपने वाली सारी सामग्री को प्रतिबंधित कर दिया गया। और फिर इंदिरा गांधी ने अगले दिन 26 जून सन 1975 को सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से देश को संबोधित करते हुए इमरजेंसी की घोषणा की। कहा कि देश में आंतरिक संकट है और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लागू की है। यह देश की जनता के लिए एक चौंकाने वाला पल था। सबको परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वो बात जो उन्होंने 1974 के भंडारे पर मथुरा में कही थी कि रात को सोओगे तो कुछ होगा और सवेरे जब उठोगे तो कुछ होगा, ये बात याद आने लगी। तो हर सड़क पर पुलिस का पहरा, देश में चारों तरफ गिरफ्तारियां, तो जन जन के भीतर इतना अधिक भय समा गया ये सब जुल्म देखकर कि पति पत्नी चौके में भी बात नहीं करते थे। अपने सोने के कमरे में भी वे रात में बात करते हुए डरते रहते थे कि कोई पकड़ न ले। इसलिए सरकार के संबंध में कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता था। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इन दिनों अपने आश्रम चिरोली संत आश्रम कृष्णा नगर मथुरा में थे। तो इमरजेंसी लगी 25 की रात को। तो 2 दिन बीते और प्रधानमंत्री ने महात्माओं को भी नहीं छोड़ा और 29 जून सन 1975 को, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री हेमवती नंदन बहुगुणा, उनके ऑर्डर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके आश्रम पहुंच गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आपको एसपी साहब ने याद किया है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उनका स्वागत करते हुए तुरंत उनके साथ ही चल दिए। वहां एसपी के यहाँ जाने पर बिना किसी कारण बताए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एसपी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश हैं, हम इसलिए आपको गिरफ्तार करने के लिए विवश हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को गिरफ्तार करके DIR यानी कि डिफेंस ऑफ रूल्स ये कानून उन पर लगाया गया और श्रीमती इंदिरा गांधी और हेमवती नंदन बहुगुणा उनकी राय से उनको उसी दिन सेंट्रल जेल आगरा भेज दिया गया और C ग्रेड कैदियों के साथ उनको रखा गया। 15 दिन बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मीसा कानून में रख दिया गया। उन्हें हाजी मस्तान जैसे तस्कर और कई जघन्य अपराधियों के साथ रखा गया। तो ये इमरजेंसी करीब 21 महीनों तक चली, जिसके दौरान नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर, उनके मौलिक अधिकारों पर
कठोर प्रतिबंध लगाए गए, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, राजनीतिक विरोधियों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जबरन लोगों की नसबंदी की गई। तो जब आपातकाल के करीब 21 महीने बीत चुके थे और जनता में आक्रोश चरम सीमा पर था, तो जनवरी 1977 में अचानक से इंदिरा चुनावों की घोषणा कर देती है। यह इंदिरा गांधी का एक दाव था कि शायद विपक्ष बिखरा रहेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जनता पार्टी एक मजबूत गठबंधन के रूप में उभरकर सामने आई। तो 1977 में जो चुनाव हुए, 16 से 20 मार्च 1977 में ये जनरल इलेक्शन हुए थे। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस जो 352 सीटों से जीती थी, वही कांग्रेस 1977 के चुनाव में 154 सीटों पर आ गई। जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई। जिस रायबरेली की सीट को बचाने के लिए, जिस रायबरेली के मुकदमे को लड़ते हुए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो वो जब वही चुनाव दोबारा रायबरेली में हुआ, तो एक तो इंदिरा गांधी रायबरेली का वो चुनाव हार गई और दूसरे देश में जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो फिर इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किए गए लोग जेल से बाहर आए, लेकिन इमरजेंसी के जुल्म और अत्याचार को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। 23 मार्च सन 1977 में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तिहाड़ जेल से बाहर आए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इस दौरान खूब कष्ट दिया गया, खूब जुल्म हुआ। तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में और जय गुरुदेव इतिहास में इमरजेंसी एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है और हमेशा दर्ज रहेगी। तो आज हमने 25 जून 1975 की उस ऐतिहासिक रात और उसके बाद के घटनाक्रम को विस्तार से समझा। तो इस पूरे प्रकरण को आपके सामने लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य केवल इतिहास के पन्नों को उलटना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही विशेष पहलू पर प्रकाश डालना था। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी इसी इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे। तो ये जानकर आश्चर्य होता है कि आज भी उनके कई पुराने और निष्ठावान प्रेमियों को, यहाँ तक कि कई युवा पीढ़ी के सत्संगियों को भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि आखिर ये आपातकाल क्या बला थी, ये इमरजेंसी क्यों लगी थी, इसके पीछे का असली कारण क्या था और बाबा जी की गिरफ्तारी के पीछे का पूरा घटनाक्रम क्या था। कई बार हम सुनते हैं कि कहते हैं कि हाँ, उस समय लोगों को गिरफ्तार तो किया गया था, सुना तो हमने भी था, लेकिन इसके पीछे का क्यों और कैसे ये अक्सर अनजाना ही रह जाता है कि किसका कसूर था, क्या परिस्थितियां थी और देश के भीतर उस समय क्या उथल पुथल चल रही थी। इसकी स्पष्ट तस्वीर बहुतों के पास है ही नहीं। यही कारण है कि आज का ये विशेष एपिसोड हमने आपातकाल की पूरी कहानी, इसके लगने के पीछे के कारणों और उसकी प्रक्रियाओं और उस दौरान देश के भीतर घटी कुछ चुनिंदा अंदरूनी घटनाओं को यहाँ स्पष्ट किया है। हमारा मोटिव आपको इमरजेंसी की एक संक्षिप्त जानकारी देना था कि आपको जानकारी मिले जिससे आप इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ को गहराई से समझ सकें। तो इसी कड़ी में यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि जब देश पर यह आपातकाल रूपी संकट आया, तब हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, स्वामी जी महाराज, किन यातनाओं से उन्हें गुजरना पड़ा। उनकी गिरफ्तारी से लेकर जेल में बिताए गए हर पल तक क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए, यह सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज की उस कठिन जेल यात्रा का महान इतिहास और उस दौरान के उनके अद्भुत त्याग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर मुक्ति दिवस का महान इतिहास प्लेलिस्ट आप अवश्य देखिए। गुरु महाराज के इमरजेंसी के दौरान के जीवन के घटनाक्रम को
और भी गहराई से जानने और सुनने के लिए आप जेल यात्रा नाम से उपलब्ध वीडियोज भी देख सकते हैं। इनके माध्यम से आपको ये जानने को मिलेगा कि गुरु महाराज ने, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सभी जीवों के लिए कितना अकथनीय कष्ट सहा। यह निश्चित रूप से ही हमारी गुरु भक्ति को और भी दृढ़ करेगा। जय गुरुदेव।